तो आज हम पढ़ेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग। इस वीडियो में आपको जो भी बताया जाएगा उसे कृपया करके आप अपने घर पे फिर से एक बार ट्राई करें। तो आ गए आप। आज का हमारा चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। हम इस एक वीडियो में पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो आखिरकार ये मैटर है क्या? हर एक चीज़ जो हमारे आसपास है वो मैटर है। एंड हमारे आसपास जो भी चीज़ है वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है। एंड उनका कुछ ना कुछ मास तो होता ही है। एंड मैटर की यही डेफिनेशन है कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। यानी दुनिया की हर एक चीज़ के पास कुछ ना कुछ मास होगा एंड वो कुछ ना कुछ स्पेस तो ऑक्यूपाई करेगी। तुम अपने आसपास देखो, हर एक चीज़ कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है एंड उसका कुछ ना कुछ मास होगा। एंड हमारे आसपास जो भी चीज़ है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी हुई है। एंड उन पार्टिकल्स को हम कहते हैं एटम्स। तो अब इन पार्टिकल्स के कुछ कैरेक्टर्स देखते हैं। तो पहला कैरेक्टर है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑफ स्पेस बिटवीन देम। यानी हर एक चीज़ पार्टिकल से बनी हुई होती है एंड उन पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होती है। तो ये बात हम कह कैसे सकते हैं? हमने तो कभी देखी नहीं स्पेस। तो इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमारे पास बीकर में वाटर है एंड जिस लेवल तक वाटर भरा हुआ है वहाँ पर हम एक मार्क लगा देते हैं। तो इस लेवल तक वाटर इसमें भरा हुआ है एंड अगर इसके अंदर हम थोड़ा सॉल्ट ऐड करें तो वो सॉल्ट इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। एंड अब वाटर का लेवल थोड़ा बढ़ना चाहिए क्योंकि हमने इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दिया, पर एक्चुअल में वाटर का लेवल उतना ही रहता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है। तो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में भी स्पेस होगी एंड उस स्पेस के अंदर शुगर के पार्टिकल्स आ जाते हैं, तभी वाटर लेवल उतना ही रहा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है। एंड दूसरा कैरेक्टर है कि मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। तो इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास इसमें वाटर है एंड हमने एक ड्रॉप इंक के इसके अंदर डाल दी। तो ये इंक की एक ड्रॉप धीरे धीरे अपने आप पूरे वाटर के अंदर स्प्रेड हो जाएगी। हमने मिक्स नहीं करा पर भी वो मिक्स अपने आप हो जाएगी। हमने इंक तो एक जगह ही डाली थी पर इंक के पार्टिकल्स पूरे वाटर में फैल गए क्योंकि इंक के पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव कर रहे थे एंड वो मूव करते करते पूरे वाटर में फैल गए। तो यहाँ से हम एक चीज़ कह सकते हैं कि मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करते हैं, तभी तो इंक के पार्टिकल्स अपने आप चलते चलते पूरे वाटर में फैल गए। एंड पार्टिकल्स की तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे हमारे पास एक पेन है एंड ये पेन पार्टिकल से बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल से। तो अगर वो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते तो ये पेन पेन थोड़ी रहता, छोटे छोटे पार्टिकल्स अलग हो जाते। तो क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तभी वो सभी जुड़े हुए हैं एंड पूरा एक पेन बना रखा है। तो मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। यानी ऐसी फोर्स जो पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ जोड़े रखती है। तो ये हो गए मैटर के पार्टिकल्स के कुछ कैरेक्टर्स। एंड मैटर की तीन स्टेट्स होती है। एक होती है सॉलिड स्टेट, एक होती है लिक्विड स्टेट एंड एक होती है गैसियस स्टेट। यानी मैटर को हम इन तीन चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो सॉलिड्स होते हैं उनके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा चिपके हुए होते हैं। यानी जैसे ही एक सॉलिड है एंड ये इसके पार्टिकल्स है, इनके बीच में बहुत कम स्पेस होती है। एंड जो लिक्विड्स होते हैं उनके बीच में थोड़ी ज़्यादा स्पेस होती है एंड गैस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होती है। तो अब इन तीनों के बीच में डिफरेंसेस देखते हैं। तो हर एक सॉलिड चीज़ की फिक्स्ड शेप होती है। जैसे तुम्हारे पास कोई भी सॉलिड है, अगर वो स्क्वायर शेप का है तो वो स्क्वायर ही रहेगा, उसकी शेप फिक्स्ड है। जब तक हम उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक उसकी शेप चेंज नहीं होगी। तो हर एक सॉलिड की फिक्स शेप होती है, पर लिक्विड्स की शेप फिक्स नहीं होती क्योंकि लिक्विड को हम जिस कंटेनर में डालते हैं वो उसकी शेप ले लेता है। तो लिक्विड्स की शेप फिक्स नहीं होती। ऐसे ही गैसेस की भी कोई फिक्स शेप नहीं होती क्योंकि अगर हम किसी बलून के अंदर गैस भर दें तो जिस शेप का बलून होगा गैस भी वही शेप ले लेगी।
तो गैस एंड लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं होती। एंड अब बात करते हैं वॉल्यूम की। तो किसी चीज ने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करी उसे हम वॉल्यूम कहेंगे। तो जितने भी सॉलिड्स होते हैं वो हमेशा एक जितनी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। जैसे हमारे पास एक बॉल है, तो ये बॉल हर बार एक जितनी तो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, तो इसकी वॉल्यूम हमेशा फिक्स रहेगी। तो सभी सॉलिड्स की वॉल्यूम फिक्स रहती है। एंड लिक्विड्स के साथ भी सेम चीज़ होती है, लिक्विड्स की भी वॉल्यूम फिक्स रहती है। अगर हमारे पास एक पैकेट में 1 लीटर दूध है एंड इस 1 लीटर दूध को हम एक ग्लास में डाल दें, तब भी दूध 1 लीटर ही रहेगा। तो जो 1 लीटर थी वो वॉल्यूम थी एंड वो वॉल्यूम इसकी फिक्स थी। तो सॉलिड्स की वॉल्यूम एंड लिक्विड्स की वॉल्यूम फिक्स रहती है, पर गैसेस की वॉल्यूम फिक्स नहीं रहती। जैसे हमारे पास ये परफ्यूम की बॉटल है, इस बॉटल में परफ्यूम है एंड उस परफ्यूम ने बॉटल के जितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखी है। एंड जब परफ्यूम बॉटल से बाहर निकलेगी तो ये परफ्यूम पूरे रूम में फैल जाएगी, यानी अब परफ्यूम ने पूरे रूम की स्पेस को ऑक्यूपाई कर रखा है। तो पहले इसने कम स्पेस ऑक्यूपाई करी थी, यानी कम वॉल्यूम थी, अब ज़्यादा वॉल्यूम होगी। तो गैसेस की वॉल्यूम फिक्स नहीं रहती। तो सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा चिपके हुए होते हैं, यानी ऐसी कोई चीज़ है जो इन पार्टिकल्स को पास पास रखती है, तो वो चीज़ है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके बीच में फोर्स है, तभी तो ये पार्टिकल्स चिपके हुए हैं। एंड सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो मैक्सिमम होती है, पर लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े कम चिपके हुए हैं, यानी इनके बीच में कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। एंड गैस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है, यानी उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। हम सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं कर सकते, लिक्विड्स को भी कंप्रेस नहीं कर सकते, पर गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस यानी पिचका सकते हैं। एंड मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। एंड अगर कोई चीज़ मूव कर रही है या चल रही है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। काइनेटिक एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो हर एक चलती हुई चीज़ के अंदर होती है। तो मैटर के पार्टिकल्स के अंदर भी काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। अगर हम कंपेयर करें कि किसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, तो सॉलिड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगी, क्योंकि सॉलिड्स के पार्टिकल के बीच में बहुत कम स्पेस है, यानी पार्टिकल्स बहुत कम मूव कर सकते हैं। एंड कम मूवमेंट यानी कम काइनेटिक एनर्जी। एंड लिक्विड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस थोड़ी ज़्यादा है, तो पार्टिकल्स थोड़े ज़्यादा मूव कर सकते हैं, तो थोड़ी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। एंड गैस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारी स्पेस है, यानी वो ज़्यादा मूवमेंट करेंगे एंड उनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। एंड अब हम बात करते हैं डेंसिटी की। एक फिक्स्ड वॉल्यूम के अंदर कितना मास है उसे हम डेंसिटी कहेंगे। एंड वॉल्यूम क्या थी? वॉल्यूम थी स्पेस। तो अगर मेरे पास एक ग्लास है तो इस ग्लास के अंदर कितनी स्पेस है, वो वॉल्यूम है। तो अगर इस स्पेस के अंदर या वॉल्यूम के अंदर कोई सॉलिड आएगा तो उसके पार्टिकल्स बहुत पास पास होंगे। एंड अगर इसी ग्लास में कोई लिक्विड आएगा तो उसके पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होंगे। एंड इसी ग्लास के अंदर अगर कोई गैस आएगी तो उसके पार्टिकल्स बहुत दूर होंगे। तो जहाँ पर ज़्यादा पार्टिकल्स हैं वहाँ पर ज़्यादा मास है। एंड डेंसिटी क्या थी? एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर कितना मास है, तो सॉलिड्स एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर ज़्यादा मास रखते हैं, तो सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा है। एंड अब ग्लास तो वही है, यानी वॉल्यूम तो उतनी है, पर लिक्विड्स के पार्टिकल अब कम है, तो उसी वॉल्यूम में लिक्विड के पार्टिकल कम है, तो लिक्विड्स की डेंसिटी सॉलिड से कम होती है। एंड अब बात करें गैसेस की, तो वॉल्यूम तो वही है, पर अब पार्टिकल्स बहुत कम है। पार्टिकल्स कम है यानी मास कम है, एंड डेंसिटी भी कम है, तो डेंसिटी कम है, तो सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है, उससे कम लिक्विड्स की होती है, एंड सबसे कम गैस की होती है। तो अगर कोई सॉलिड चीज़ है तो वो फ्लो नहीं हो सकती, पर लिक्विड एंड गैस ये दोनों फ्लो हो सकते हैं। लिक्विड जैसे कि वाटर फ्लो होता हुआ हमारे नल से आता है, एंड गैसेस भी फ्लो हो सकती है। तो जो चीज़ फ्लो हो सकती है उसे हम फ्लूइड कहते हैं। तो लिक्विड एंड गैसेस फ्लूइड्स होते हैं,
तो ये हो गए सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बीच के डिफरेंसेस। तो क्या हम सॉलिड चीज को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ, हम मैटर की स्टेट्स को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे वाटर जो एक लिक्विड है, उसे हम स्टीम भी बना सकते हैं एंड उससे हम आइस भी बना सकते हैं। यानी एक लिक्विड को गैस एंड सॉलिड दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम मैटर की स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। एंड अब समझते हैं कि इन स्टेट्स को हम चेंज कैसे करेंगे। तो जैसे हमारे पास ये एक सॉलिड है, ये लिक्विड है एंड ये गैस है, तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस कुछ नहीं है, बस इन पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो कम या ज्यादा है। तो अगर मैं सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस को बढ़ा दूं तो वो लिक्विड बन जाएगा, एंड अगर मैं लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच की स्पेस को बढ़ा दूं तो वो गैस बन जाएगी। तो इस स्पेस को कम या ज्यादा हम कर सकते हैं। इसे करने के दो तरीके हैं, या तो टेम्परेचर को चेंज करा जा सकता है या प्रेशर को चेंज करा जा सकता है। तो अब देखते हैं कि टेम्परेचर को चेंज करने पे कैसे सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं एंड उस मूवमेंट की वजह से उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। एंड अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो वो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी, एंड अगर हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। तो जब हम एक सॉलिड को हीट करते हैं, यानी उसका टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, तो टेम्परेचर के बढ़ने से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। एंड एक पॉइंट ऐसा आएगा जब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो उन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो फोर्स जो इन्हें जोड़े रखती है, उसे ओवरकम कर लेंगे। एंड जब फोर्स कम हो जाएगी तो पार्टिकल्स थोड़े दूर चले जाएंगे। एंड धीरे धीरे ऐसे ही करते सभी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करेंगे एंड धीरे धीरे उनके बीच में स्पेस बढ़ जाएगी। तो ऐसे हम सॉलिड के पार्टिकल्स की स्पेस बढ़ा सकते हैं एंड उन्हें लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। तो उस टेम्परेचर के पॉइंट को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। यानी ऐसा पॉइंट जब एक सॉलिड लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो जाए, उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। यानी द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। यानी ऐसा टेम्परेचर जब एक सॉलिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर। अब यहाँ पर हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों लिखा? क्योंकि प्रेशर को चेंज करने पर भी मैटर की स्टेट चेंज हो सकती है। तो यहाँ पर हमने प्रेशर को फिक्स कर दिया, तो ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें एक सॉलिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होता है, उसके मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर, यानी टेम्परेचर उतना हो जितना उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट है, तब हम उसे कहेंगे मेल्टिंग। मेल्टिंग कुछ नहीं है, सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा तब उस प्रोसेस को हम कहेंगे मेल्टिंग। एंड मेल्टिंग का दूसरा नाम है फ्यूजन। तो ये हो गया मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। अब जैसे ये आइस है बीकर के अंदर, तो इस आइस का टेम्परेचर मान लेते हैं -4 डिग्री है, एंड जब हम इसे हीट देंगे तब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो अब इसका टेम्परेचर हो गया -2 डिग्रीज। अब इसे हम थोड़ी और हीट देते हैं, तो अब इसका टेम्परेचर हो गया 0 डिग्री, एंड 0 डिग्री आइस का मेल्टिंग पॉइंट है। तो इस पॉइंट पे आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। एंड अब हम इसे हीट दे रहे हैं, एंड हीट देने पर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा, टेम्परेचर 0 डिग्री से ज़्यादा हो ही नहीं रहा। तो अब जो हम इसे हीट दे रहे हैं वो जा कहाँ पे रही है? अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं, जब आइस का टेम्परेचर था -3 डिग्री, एंड जैसे जैसे हमने इसे हीट दी तो उस हीट से जो आइस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी थी वो इंक्रीज होगी, एंड जैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो गया, एंड अब टेम्परेचर हो गया -2 डिग्री। तो फिर हम थोड़ी और हीट देंगे, उस हीट से थोड़ी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, एंड उस काइनेटिक एनर्जी से थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ऐसे करते करते टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते टेम्परेचर आ जाएगा 0 डिग्री पे, एंड 0 डिग्री पे आइस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं हो सकेगी।
तो जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ रहा था। पर अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी नहीं तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा नहीं, तो अब टेम्परेचर रहेगा 0 डिग्री। एंड अब हम जो हीट देंगे वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होगी, उससे जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे दूर करा जाएगा। ये पार्टिकल्स बहुत चिपके हुए हैं, यानी ऐसी कोई चीज है जो इन्हें चिपकाए रखती है, एंड वो चीज है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो पार्टिकल्स है इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये सारे चिपके हुए हैं। तो अब जो हम हीट देंगे उससे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, एंड जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बढ़ जाएगी। तो धीरे धीरे पार्टिकल्स दूर हो जाएंगे। जैसे ऊपर वाले पार्टिकल्स थोड़े दूर हो गए वैसे नीचे वाले पार्टिकल्स भी थोड़े दूर होंगे, एंड ऐसे पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बढ़ जाएगी। एंड अब स्पेस थोड़ी बढ़ गई तो ये बन गया लिक्विड। अब थोड़ी देर के लिए गैस को बंद कर देते हैं एंड समझते हैं कि हुआ क्या। तो पहले जो हम हीट दे रहे थे उससे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, पर थोड़ी देर पहले जो हमने हीट दी उससे टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। उस हीट से पार्टिकल्स के बीच की स्पेस ज्यादा हुई। स्पेस ज्यादा हुई इस चीज को हम देख थोड़ी सकते हैं, यानी ये हमारे लिए छुपा हुआ है, एंड इस हीट ने छुपा हुआ काम करा, तो इसे हम कहेंगे लेटेंट हीट। लेटेंट यानी छुपा हुआ। एंड इस हीट ने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करा, यानी मेल्टिंग करी, तो इसे हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मेल्टिंग का ही दूसरा नाम फ्यूजन है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। The amount of heat energy required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point। डेफिनेशन में बस इतना लिखा है, वो हीट जो एक सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करती है वो लेटेंट हीट है। पर हमने डेफिनेशन में 2-3 चीजों को फिक्स कर दिया। जैसे सॉलिड का अमाउंट हमने फिक्स कर दिया 1 kg, क्योंकि अगर सॉलिड ज्यादा होगा तो हमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, तो इसे हमने फिक्स कर दिया 1 kg। एंड टेम्परेचर को फिक्स कर दिया मेल्टिंग पॉइंट पे, यानी जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा वही टेम्परेचर होना चाहिए। एंड हमने प्रेशर को भी फिक्स कर दिया। जो हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर है वो हमारे ऊपर प्रेशर लगाता है, तो उस प्रेशर को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमारे ऊपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर का होना चाहिए, टेम्परेचर उस चीज के मेल्टिंग पॉइंट के जितना होना चाहिए, एंड जिस चीज को हम मेल्ट कर रहे हैं वो 1 kg होनी चाहिए। उस वक्त जो हम हीट देंगे, जिस हीट से वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, उसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। तो ये हो गई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो अब हम एक लिक्विड को हीट करते हैं, तो ये हमारे पास वाटर। तो जब हम वाटर को हीट करेंगे तो जिस टेम्परेचर पे ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, तो उस टेम्परेचर को कहेंगे हम बॉइलिंग पॉइंट। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, तो द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बिकम्स वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो डेफिनेशन में हमने प्रेशर को फिक्स कर दिया, क्योंकि प्रेशर को चेंज करने से बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाता है, तो हमने यहाँ पर प्रेशर को फिक्स कर दिया। तो जब एक लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है तब उस प्रोसेस को हम कहते हैं बॉइलिंग या फिर वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन क्योंकि एक लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है तो इसे हम कहेंगे वेपोराइजेशन। इसकी डेफिनेशन है द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड बिकम्स वेपर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज वेपोराइजेशन। यानी जब एक लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है उसके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, तब हम उसे कहेंगे बॉइलिंग या फिर वेपोराइजेशन। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, एंड जब इस टेम्परेचर पर वाटर लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा तब हम उसे कहेंगे वेपोराइजेशन या फिर बॉइलिंग। तो ये हो गया वेपोराइजेशन। अब समझते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो जैसे हमारे पास ये लिक्विड है तो इस लिक्विड को हम हीट देंगे, एंड इस हीट से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, एंड काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ेगा। ऐसे करते करते एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी बढ़ नहीं पाएगी। तो जब काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी नहीं बढ़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी अब बढ़ नहीं सकती, तो अब होगा क्या, जो हम हीट दे रहे हैं उससे इन पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो ज्यादा हो जाएगी, एंड जब स्पेस थोड़ी ज्यादा हो जाएगी तो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड यही हीट सारे लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर देगी। तो इस हीट ने क्या काम करा, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करा, एंड जब तक इस हीट ने लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करा तब तक टेम्परेचर फिक्स रहा, क्योंकि उस हीट से काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ी नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ी तो टेम्परेचर भी नहीं बढ़ेगा। पर उस हीट ने पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे कम करा, एंड इसी हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन।
तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। हमने डेफिनेशन में 2-3 चीजें फिक्स कर दी, जैसे लिक्विड का अमाउंट वो कर दिया हमने 1 kg, प्रेशर को भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दिया, एंड टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट के जितना होना चाहिए। तब जो हम उसे हीट देंगे एंड उस हीट से लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा, तब हम उसे कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये हो गई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट कुछ नहीं है, ऐसी हीट जो स्टेट चेंज करती है वो लेटेंट हीट होती है। क्योंकि ये हीट स्टेट चेंज कर रही है तो इस हीट की वजह से टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। तो जैसे वाटर स्टीम में चेंज हुआ था, तो स्टीम वाटर ही है, एंड वो वाटर जिसने लेटेंट हीट को एब्जॉर्व कर लिया, एंड जब उसने लेटेंट हीट को एब्जॉर्व करा तो उस हीट ने उसकी स्टेट को चेंज कर दिया, वाटर को स्टीम में चेंज कर दिया। तो स्टीम ऐसा वाटर है जिसने लेटेंट हीट एब्जॉर्व करी है, एंड एक है नॉर्मल वाटर जिसकी स्टेट चेंज नहीं हुई। तो स्टीम एंड वाटर में से 100 डिग्री सेल्सियस पर किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी? स्टीम की तो एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि इसके पास लेटेंट हीट भी है, एंड हीट एक तरह की एनर्जी होती है। तो वाटर के पास कोई लेटेंट हीट नहीं है। अगर वाटर के पास लेटेंट हीट होती तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो वाटर के पास कोई लेटेंट हीट नहीं है, पर स्टीम के पास लेटेंट हीट है। तो स्टीम की एनर्जी ज़्यादा होती है वाटर की एनर्जी से एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मैं तुमसे पूछूं 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर किन किन स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जिसमें एक लिक्विड वेपर के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। तो उस वक्त कुछ वाटर स्टीम बन जाता है एंड कुछ वाटर लिक्विड स्टेट में रहता है। ऐसा तो है नहीं कि एक साथ ही सारा वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर लिक्विड एंड वेपर स्टेट दोनों में एग्जिस्ट करता है। तो अब तक हमने सॉलिड को हीट करा, तो सॉलिड के पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर हो गए एंड वो लिक्विड बन गया। एंड जब हमने लिक्विड को हीट करा तब लिक्विड कन्वर्ट हो गया गैस में। एंड इस प्रोसेस को हम उल्टा भी कर सकते हैं, यानी अगर गैस का टेम्परेचर हम कम करें तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, एंड अगर हम लिक्विड का टेम्परेचर कम करें तो वो सॉलिड बन जाएगा। जैसे वाटर, हम फ्रिज में पानी रखते हैं एंड फ्रिज में टेम्परेचर बहुत कम होता है एंड वो आइस बन जाती है, यानी एक सॉलिड बन जाता है। पर एक ऐसा भी प्रोसेस होता है जिससे एक चीज़ डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है, बिना लिक्विड वाली स्टेट में जाए, एंड उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इसका उल्टा भी हो सकता है, एक गैस भी डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये है सब्लिमेशन की डेफिनेशन। इसमें सिर्फ इतना लिखा है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर एक गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है बिना लिक्विड वाली स्टेट में जाए हुए। एंड जो चीज़ें इस प्रोसेस से गुजरती है उन्हें हम सबलाइम सब्सटेंस कहते हैं, जैसे कम्फूर एंड अमोनियम क्लोराइड। ये चीज़ें डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब देखते हैं मैटर की स्टेट पे प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अगर इस पिस्टन में हमारे पास एक गैस है तो गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, तो अगर हम ऊपर से प्रेशर लगाएं तो पार्टिकल्स थोड़े पास पास आ जाएंगे। एंड अब ये क्या बन गया? अब ये बन गया लिक्विड। एंड अगर हम इसके ऊपर और प्रेशर लगाएं तो ये बन जाएगा सॉलिड। तो प्रेशर को चेंज करने पर भी हम मैटर की स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे घर में जो सिलेंडर आता है, गैस का सिलेंडर, उसके अंदर जो एलपीजी होती है वो लिक्विड स्टेट में होती है, क्योंकि वो सिलेंडर के अंदर बहुत हाई प्रेशर के अंदर स्टोर करी जाती है। एंड जब वो लिक्विड बाहर आएगा तो बाहर प्रेशर कम होता है, एंड कम प्रेशर की वजह से पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर चले जाएंगे एंड लिक्विड बन जाएगा गैस, एंड हम उस गैस को यूज कर लेते हैं। एक होती है नॉर्मल आइस एंड एक होती है ड्राई आइस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम कहते हैं ड्राई आइस। तो अब इसे हम ड्राई आइस ही क्यों कहते हैं? अगर कोई चीज ड्राई है यानी वो चीज गीली नहीं है, एंड ये चीज ड्राई आइस के साथ होती है, यानी ड्राई आइस भी गीली नहीं होती। गीली नहीं होने का मतलब है कि वो लिक्विड वाली फेज से नहीं गुजरती, वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस बन जाती है, यानी ये लिक्विड वाली फेज में नहीं जाएगी। लिक्विड वाली फेज में नहीं जाएगी यानी गीली नहीं होगी, एंड जो चीज़ गीली नहीं होगी उसे हम कहेंगे ड्राई।
तो ये है ड्राई आइस। तब एक और प्रोसेस के बारे में जानते हैं जो है इवापोरेशन। तो जब हमारे गीले कपड़े सूखते हैं तो कपड़ों पे होता है पानी, एंड सूखने के बाद वो पानी गायब हो जाता है। तुम इतना पढ़ने के बाद समझ ही गए होगे कि वो पानी उड़ता नहीं है, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो कपड़े हर एक टेम्परेचर पर सूख जाते हैं, यानी हर एक टेम्परेचर पर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो सकता है। जरूरी नहीं है कि लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट पर ही वेपर में कन्वर्ट होगा, वो बॉइलिंग पॉइंट से पहले भी वेपर में कन्वर्ट हो सकता है। एंड जिस प्रोसेस से एक लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है किसी भी टेम्परेचर पर, उसे हम कहते हैं इवापोरेशन। इवापोरेशन कुछ नहीं है, बस लिक्विड से वेपर में कन्वर्जन किसी भी टेम्परेचर पर, उसे हम इवापोरेशन कहेंगे। तो इवापोरेशन सिर्फ वाटर में ही नहीं होता, हर लिक्विड इवापोरेट होता है। जैसे सैनिटाइजर लिक्विड होता है, हम हाथ पर लगाते हैं एंड थोड़ी देर के बाद वो गायब हो जाता है। एंड एक चीज हमने नोटिस करी होगी कि सैनिटाइजर लगाने के बाद हमारे हाथ बहुत ठंडे हो जाते हैं। तो हाथ ठंडे भी इवापोरेशन की वजह से होते हैं, क्योंकि इवापोरेशन से कूलिंग होती है। अब इवापोरेशन से ठंडक क्यों मिलती है? तो जो इवापोरेशन होता है उसमें एक लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, तो उस कन्वर्जन के लिए उस लिक्विड को कुछ एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी होती है हीट एनर्जी। एंड जब इवापोरेशन होता है तब लिक्विड उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेता है एंड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब हीट एनर्जी तो चली गई, तो हीट एनर्जी चली गई यानी गर्मी चली गई, एंड पीछे रह गई ठंडक। एंड जहां से ये हीट एनर्जी आई थी वो चीज हो जाती है ठंडी। तो ऐसे इवापोरेशन से कूलिंग होती है। होता कुछ नहीं है, जो हीट होती है उसे लिक्विड एब्जॉर्व कर लेता है, एंड अब हीट चली गई तो पीछे बचेगी ठंडक, एंड जिस चीज से ये हीट आई थी वो चीज ठंडी हो जाएगी। तो ऐसे इवापोरेशन से कूलिंग होती है। इवापोरेशन कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे सरफेस एरिया किसका? उस लिक्विड का, क्योंकि इवापोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है, यानी जो लिक्विड के सरफेस पार्टिकल्स होते हैं उनका इवापोरेशन होता है। क्योंकि लिक्विड के ऊपर वाले पार्टिकल्स को ही तो सबसे ज्यादा एनर्जी मिलेगी, तो जिसको ज्यादा एनर्जी मिलेगी वो इवापोरेट हो जाएगा। इवापोरेशन में सरफेस पार्टिकल्स इवापोरेट होते हैं। तो अगर सरफेस एरिया ज्यादा है यानी सरफेस पार्टिकल्स ज्यादा हैं, यानी उस सरफेस पे पार्टिकल्स भी ज्यादा हैं, तो ज्यादा इवापोरेशन होगा। एंड अगर सरफेस एरिया कम है तो सरफेस पे पार्टिकल्स कम होंगे एंड इवेपोरेशन कम होगा। जैसे घर में हम कपड़े सुखाते हैं तो उन्हें पूरा फैला के सुखाते हैं, यानी उसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। तो ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज़्यादा इवेपोरेशन होगा एंड जल्दी कपड़े सूख जाएंगे। एंड इवेपोरेशन टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर ज़्यादा टेम्परेचर है यानी ज़्यादा हीट एनर्जी है, एंड ज़्यादा हीट एनर्जी से ज़्यादा पार्टिकल्स इवेपोरेट होंगे। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा ही इवेपोरेशन। एंड तीसरा फैक्टर है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी होती है अमाउंट ऑफ वेपर प्रेजेंट इन एयर, या हिंदी में इसे हम नमी कहते हैं। जैसे लिक्विड इवेपोरेट होता है तो वो वेपर बन जाता है, एंड वेपर जाता कहाँ पे है? हवा में, यानी जितना वेपर हवा में होगा उतनी ह्यूमिडिटी होगी। तो हवा में भी कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ वेपर ही रह सकता है। तो अगर पहले से ही हवा में बहुत ज़्यादा वेपर प्रेजेंट है तो अब हवा में कम ही वेपर आ पाएगा, तो इवापोरेशन भी धीरे होगा। यानी अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवापोरेशन की रेट कम हो जाएगी। रेट यानी स्पीड, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है यानी पहले से ही वेपर हवा में प्रेजेंट है, एंड ज़्यादा वेपर है तो अब कम वेपर हवा में आ पाएगा, तो कम ही इवापोरेशन होगा। एंड इवापोरेशन विंड स्पीड पे भी डिपेंड करता है। तो जैसे ये वाटर है, इसके जो टॉप मोस्ट पार्टिकल्स हैं वो इवापोरेट होंगे, वो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्व कर लेंगे, एंड उस हीट की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, एंड इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ऐसे करते करते बहुत सारे पार्टिकल्स इस कंटेनर के बाहर जमा हो जाएंगे वेपर की फॉर्म में। तो अब वेपर हवा में ज़्यादा है तो इवापोरेशन होगा कम। तो अगर हवा चल रही है तो हवा इन पार्टिकल्स को आगे ले जाएगी, एंड जब पार्टिकल्स आगे चले जाएंगे तब इसके आसपास वाली हवा में वेपर कम हो जाएगा। तो वेपर कम हो जाएगा तब इवापोरेशन ज़्यादा होगा। तो जब हवा चलती है तो हवा वेपर्स को आगे ले जाती है, एंड हवा में वेपर का अमाउंट कम हो जाता है,
एंड वेपर का अमाउंट जब कम हो जाता है तब ज़्यादा इवापोरेशन होता है। तो जितनी ज़्यादा हवा तेज चलेगी उतना ही ज़्यादा इवापोरेशन होगा। तो इवापोरेशन इन 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। एंड इवापोरेशन को हम अपने आसपास बहुत सारी जगहों में देख सकते हैं। जैसे जो अर्दन पॉट होती है यानी मटका, उसके अंदर भी पानी इवापोरेशन से ही ठंडा होता है। तो जो मटके का सरफेस होता है उसमें बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं यानी पोर्स होते हैं। एंड मटके के अंदर होता है पानी। पानी उन छेदों से बाहर आता है एंड बाहर आते ही उसे हीट एनर्जी मिलती है एंड वो इवापोरेट हो जाता है। अब हीट एनर्जी चली गई तो मटके का सरफेस ठंडा हो जाता है। एंड जब सरफेस ठंडा हो जाएगा तब अंदर का पानी भी ठंडा हो जाएगा। तो ऐसे अर्दन पॉट में पानी ठंडा होता है। तो ये हो गया इवापोरेशन। अब मैं तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे हम फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकालते हैं एंड थोड़ी देर के बाद उस बोतल के आसपास छोटी छोटी ड्रॉप्स जमा हो जाती है, तो वो ड्रॉप्स आई कहाँ से है? कहीं बोतल के अंदर से तो नहीं आई। तो जैसे इवापोरेशन होता है तो इवापोरेशन में लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होकर सराउंडिंग में चला जाता है। तो हमारे आसपास बहुत सारी जगहों में इवापोरेशन होता है यानी हवा में बहुत सारा वेपर होता है। तो बॉटल के आसपास वाली हवा में भी वेपर होगा। एंड जैसे ही वो वेपर बॉटल के ठंडे सरफेस से टकराएंगे तो बॉटल की सरफेस है ठंडी यानी टेम्परेचर बहुत कम है। तो जैसे ही वेपर उससे टकराएगा तब क्योंकि टेम्परेचर कम है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी एंड वेपर बन जाएगा लिक्विड। तो उस वेपर की वजह से ही वो ड्रॉप्स हमें दिखती है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। इस पूरी एक वीडियो में हमने पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। अगर तुम अभी तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं अगले चैप्टर में।